हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित हम यह प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इससे पहले हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेज उपलब्ध करा रहे थे। अब पर पहला नंबर सवाल आ गया है। सवाल है कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं। तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम दोनों, संज्ञा की या सर्वनाम की या दोनों की विशेषताओं को बताता है उस शब्द को कहा जाता है विशेषण। अंग्रेजी ग्रामर में इसे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। हिंदी में इसे हम लोग विशेषण कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। सवाल नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से विशेष्य को चुनिए। विशेष्य किसको कहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा हिंदी के नए वर्ड से। विशेष उसे कहते हैं जिसकी विशेषता को बताई जाती है, जिसकी विशेषता को बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है तो वहाँ पर यहाँ पर वह अच्छा लड़का है, एग्जाम्पल है समझिएगा, वह अच्छा लड़का है या वह बुरा लड़का है। तो अच्छा या बुरा शब्द जो है यह विशेषण हुआ कि उसकी अच्छाई या बुराई यानी विशेषता को बताया। लेकिन किसका, वह, यहाँ पे जो सर्वनाम वह है यह विशेष्य हो गया। या हम कहें कि राम नेक है तो नेक उसकी विशेषता है और राम की विशेषता नेक है, अर्थात राम जो है वह विशेष्य हो गया। यानी विशेष्य क्या क्या हो जाएगा, संज्ञा भी विशेष्य होगा और सर्वनाम भी विशेष्य होगा, यानी इन दोनों की विशेषताओं को बताया जा रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि ए और बी सही उत्तर है। दोस्तों एक एक प्रश्न को देखेंगे, इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रविशेषण किसे कहते हैं तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रविशेषण कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण की ही विशेषता बताए। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह अच्छा लड़का है, और इसी बात को अगर हम कहें कि वह बहुत अच्छा लड़का है तो यहाँ पर अच्छा की भी विशेषता बहुत अच्छा के रूप में बताया, वो क्या हो गया, वो हो गया प्रविशेषण। यानी ऑप्शन नंबर ए तीसरा का सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। सवाल नंबर चौथा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण के रूप में कौन जाना जाएगा तो यह जो है यह क्या है, यह तो सर्वनाम हो गया। या उसके बाद थोड़ा और दस ये मात्रात्मक विशेषण हो गया, मात्रा के रूप में बता रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा, 10 जो है वो गिनती को बता रहा है, संख्यात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो गुणवाचक की बात आएगी तो गुणवाचक के रूप में कपटी जो है सही उत्तर होगा। यानी चौथा नंबर प्रश्न का डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कपटी ये जो है ये गुण को बता रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर पाँचवा देखते हैं। सवाल नंबर पाँचवा है हमारे स्क्रीन पर कि पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा तो रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, जो हमारा रेखांकित शब्द है 2 लीटर, इससे क्या तात्पर्य है। तो अब हम लोग इस पे अगर ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा रेखांकित शब्द है 2 लीटर, तो यहाँ पर 2 लीटर क्या है कि एक तो निश्चित है और परिणाम को बता रहा है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि निश्चित परिणाम परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि निश्चित परिमाणवाचक को बता रहा है क्या चीज, 2 लीटर दूध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा है हमारे स्क्रीन पर कि वह नेता विधायक है, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पर यानी किस प्रकार का विशेषण है रेखांकित शब्द, तो ध्यान से देखिए, वह नेता विधायक है, यानी यहाँ पर वह की बात हो रही है। तो यह वह जो है यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। नेता जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर वह नेता विधायक है तो वह सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा छठा नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उच्च की उत्तरा अवस्था क्या है। उत्तरा अवस्था की अगर हम बात करें तो उच्च के बाद कौन सा
उसके नेक्स्ट ये आएगा, जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं अंग्रेजी ग्रामर में कि गुड के लिए, तो फिर उसका जो है ये गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसी प्रकार से उच्च की अगर हम लोग उत्तरावस्था के देखें कि उच्च के बाद तो वो उच्चतर आएगा, ना कि उच्चतम आएगा। उच्चतम जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा। उच्चतम जैसे गुड, बेटर और बेस्ट आता है उसी प्रकार से उच्चतम आगे जाएगा, और यहाँ पर उच्च का जो उत्तरावस्था के रूप में जाना जाएगा वो क्या होगा, उच्चतर होगा। तो सातवां का भी ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। संस्कृति संज्ञा के रूप में प्रयुक्त शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा। तो संस्कृति का जो विशेषण होगा वह सांस्कृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक होगा। सी अगर आप उत्तर करना चाह रहे हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप हमसे पहले कमेंट करके बताइएगा तो हमें ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई वीडियो को हमसे पहले कर पा रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अंत में तो ज़रूर ही बताइए कि आपने कितना प्रश्नों का हल किया है। अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यानी हमें चारों वाक्य को गौर से पढ़ना है, फिर हमें उत्तर तलाशना है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाएं। तो इस चारों वाक्य को अगर आप गौर से पढ़िएगा तो अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किसमें इस्तेमाल हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है वह यह स्थान, यानी ये जो यह है यह सर्वनाम है, स्थान की विशेषता को बता रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अच्छा शब्द अगर विशेषण के रूप में जो इस्तेमाल हुआ है वह बी यानी दूसरे वाक्य में सबसे बेहतरीन रूप से विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 10 है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो रमेश कल दिल्ली जाएगा, यहाँ पर दिल्ली उसको जाना है। जाना क्या है, क्रिया है, और जाने की विशेषता को बता रहा है कि रमेश कल दिल्ली जाने वाला है, अर्थात यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रमेश जो है दिल्ली जा रहा है। जाना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है, तो यह क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। यहाँ पर ये पूरा वाक्य है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। इसमें हमें ढूंढना क्या है, विशेषण, कि इसमें कुल कितना विशेषण है। आप लोग भी जरा ढूंढिए। तो वह आदमी यहाँ पर एक वह विशेषण है, आपके घर आया था, बहुत बड़ा ठग है, तो एक विशेषण तो ठग हो गया, यहाँ पर एक बहुत हो गया। उसके बाद जो है वह आदमी जो कल आपके घर आया था, तो कल, इस प्रकार अगर हम देख पा रहे हैं तो इस वाक्य में टोटल 4 जो है विशेषण है। 11 का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं हम सभी जानते हैं, इसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम को बताता हो, व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पे ममता जो है यह भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। तो बैल और राधे श्याम तो है लेकिन ममता नहीं होगा। उसी प्रकार से राधे श्याम, पन्ना लाल और हिमालय, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आम, साधना और ऊंचाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसी प्रकार उदासी जो है, शेर और चालाकी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा कि राधे श्याम ये भी एक नाम है, पन्ना लाल यह भी एक नाम है, और हिमालय पर्वत जो है यह भी एक नाम है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 12 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों जो है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर गरीब जो है यह किस रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों गरीब जो है एक ऐसा शब्द है, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, कभी विशेषण के रूप में भी। तो हमें वाक्य के आधार पर इसका सही निर्णय लेना होता है कि कब वो संज्ञा के रूप में है, कब वो विशेषण के रूप में है।
यहाँ पर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर गरीब जो है यह संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, पूरी जातिवाचक संज्ञा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। और अगर हम ये कहें कि श्याम लाल गरीब व्यक्ति है, तो वहाँ पर गरीब जो है उसका विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो रहा है कि श्याम लाल की विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा कि सभी गरीबों की बात आ रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस प्रकार आपको उत्तर जो है व्याख्या के साथ बता रहे हैं, ताकि अगर परीक्षा में इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो वह आप वहां पर एक नंबर गेन कर ही पाइएगा और आप जो है सही उत्तर करके अपना एक नंबर हासिल कीजिएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सवाल नंबर 14 है कि क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, यानी जो ये क्रियार्थ संज्ञा है, वर्बल नाउन है, तो ये हमेशा जो है वह एक वचन पुल्लिंग यानी सिंगुलर नंबर जो है सिंगुलर मस्कुलर नंबर के रूप में जाना जाता है। ये एक वचन पुल्लिंग होता है सदैव। सवाल नंबर 15 है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नेपोलियन शब्द हम लोग लिए हैं, यह नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। वैसे तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि वह एक पर्सनल आदमी की नाम है। जब हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है इतिहास में, तो वह एक क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, वह एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बात हम लोग वहाँ मिसाल के रूप में दे रहे हैं कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाने जाते थे, अर्थात 15 का बी हो जाएगा कि यहाँ वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है नेपोलियन शब्द का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, ये चारों विकल्प में से जो जितने भी शब्द दिए हुए हैं सभी भाववाचक संज्ञा है, वह कौन सा विकल्प सही होगा। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। उसी प्रकार है रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति। फिर है अगला कि धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी रसीला यानी रस वाला, करवाहट करवा, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक है। इसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसा इसे हम जो है बाकी जो है अगर ध्यान दिया जाए तो गरीब जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार जवानी, खटास, पुस्तक जो है ये जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार धैर्य, चालाकी, सूर्य यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सभी विकल्प में उपस्थित चारों शब्द जो भाववाचक संज्ञा है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो हमेशा पुल्लिंग नाम होता है 17वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा कि दिनों के नाम जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी किनके नाम जो है हमेशा फेमिनिन जेंडर के रूप में जाने जाते हैं। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि जो बोलियों के नाम है जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, ये सारे बोलियों के जो नाम हैं यह क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि राजा ने दान दिया वाक्य का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो यहाँ पर हमें देखना ये रहेगा कि राजा ने दान दिया, जो इस पुल्लिंग जो है वह किस रूप में है, वह एक वचन के रूप में है या बहुवचन के रूप में है। तो यहाँ पर राजा एक वचन के रूप में है, तो इसका जो पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा कि रानी, यानी रानी ने दान दिया, रानियों ने दान नहीं दिया, क्योंकि रानियां अगर होगी तो वहाँ पर होगा कि राजाओं ने दान दिया। तो इसलिए चूंकि यह एक वचन है तो हम एक वचन वाला ही स्त्रीलिंग इस्तेमाल करेंगे। रानी ने दान दिया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है भेड़िया नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है
कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ये हर लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आदमी को कंफ्यूज करता है कि दही शब्द क्या है। तो याद रखिएगा दही जो है वो सदैव पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी 21वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में 22वां सवाल क्या कर रहा है? 22वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो जैसे लड़का है, प्राण है, उसके बाद जो है घोड़ी है, चिड़िया है। तो यहाँ पर जो हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है 22वां का वह है ऑप्शन नंबर बी के प्राण शब्द जो है ये सदैव बहुवचन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिससे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों होने का या दोनों में से किसी होने का पता नहीं चल पाता है। तो अगर ध्यान से देखिए गायक, तो गायक पुल्लिंग है, गायिका उसका स्त्रीलिंग होगा, अभिनेत्री स्त्रीलिंग है, अभिनेता उसका पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पर डॉक्टर शब्द जो है इस ऑप्शंस में ऐसे हैं। डॉक्टर कहने से ये पता नहीं चलता है कि वो महिला डॉक्टर की बात हो रही है या पुरुष डॉक्टर की बात हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 की पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी पवन के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पवन का समीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का जलधि, जलधाम, जलाधीप, ये जलनिधि, ये इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये 25 का डी करेक्ट आंसर होगा कि जलाधीप जो है ये नहीं है। बाकी ऊपर का तीनों जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। कि पानी में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो इनमें से जो गलत कथन है उसका हमें चुनाव करना है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है और पारे में लोहा तैरता है। तो अगर हम एक एक कथन पर विचार करें कि लोहा पानी में डूब जाता है तो यह सही कथन है, लकड़ी पानी पर तैरती है यह भी सही कथन है, लेकिन पारा पानी पर तैरता है यह गलत कथन है और पारे में लोहा तैरता है ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन के रूप में पारा पानी पर तैरता है यह गलत कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थाई यानी परमानेंट जो हार्डनेस है उसका मुख्य कारण क्या है। तो जल की अस्थाई कठोरता का कारण जो है वह मैग्नीशियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर जिंक क्लोराइड है। तो अगर ध्यान से देखा जाए जल की जो हार्डनेस का मुख्य कारण है वो कैल्शियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी NaCl जो है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है यह जल की अस्थाई कठोरता का मुख्य कारण है, कैल्शियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य उदय और होते समय तथा डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। यानी सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त, उगते समय और डूबते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि सूर्य की प्रकाश जो है वह मुख्य रूप से 7 रंगों का मिश्रण होती है। कितने रंगों का? 7 रंगों का मिश्रण होती है और उसमें से जो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। रेड कलर जो है लाल रंग है वो सबसे कम स्कैटरिंग यानी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और उसका जो विचलन है वो सबसे कम होता है। तो यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका विचलन मार्ग में सबसे कम होता है, इसीलिए यह प्रकाश की किरण सबसे पहले हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो जो सनराइज का समय होता है सुबह सुबह तथा शाम का जो समय होता है सनसेट का, उस वक्त हमें लाल रंग दिखता है सूर्य का, क्योंकि वह प्रकीर्णन के कारण इस प्रकार संभव हो पाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होने वाला है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
किसके द्वारा चेंज किया जाता है, यानी हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करना है तो वह यंत्र जो विद्युत उत्पन्न करता है उसे हम लोग जनरेटर के रूप में जानते हैं। और जनरेटर में जो मुख्य काम ये यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का जनरेटर के अंदर जो काम होता है वह डायनमो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे इसमें जो ऑप्शंस है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर की एक किस्म है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं, यानी यह वोल्टेज की हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई करने में काम आता है। उसके बाद आमीटर है जिसे हम लोग विद्युत धारा मापते हैं किसी भी परिपथ में। गैल्वेनोमीटर है, इससे वोल्टेज और प्रतिरोध को मापते हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों चौथा का डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी और पीतल ये सभी धातुएं हैं। इन धातुओं में जो सबसे अच्छा मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा की सबसे अच्छी जो सुचालक है वह है चांदी। ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 5वां के बाद जो छठा नंबर प्रश्न है कि लोहे में जंग का लगना, छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले लोहे में जंग का लगना का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जो जंग के लगने का मुख्य कारण है कि लोहा जब मतलब वायुमंडल में खुली अवस्था में रहती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन से वो ऑक्सीकृत होता है, यानी वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है और इसके कारण जंग लग जाता है। और जंग लगने की जो क्रिया है वो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है और जो परिवर्तन है यानी चेंजेज है वो भी केमिकल चेंजेज है कि जंग लगा हुआ लोहा को दोबारा फिर से हम लोग सुधार के नया नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार छठा का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कि जंग लगने का कारण ऑक्सीजन है और यह एक रासायनिक क्रिया है और रासायनिक परिवर्तन है जिसके कारण लोहे में मुख्य रूप से जंग लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो अभिक्रिया का कौन सा युग्म इसमें साथ होता है? संयोजन और विघटन अभिक्रिया एक साथ होता है, या अवक्षेपण और विस्थापन अभिक्रिया एक साथ होता है, या फिर उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया एक साथ होता है? तो इसको याद रखिएगा, सभी अभिक्रिया हमें ध्यान रखना चाहिए। संयोजन किसको कहते हैं? तो संयोजन कहते हैं कि दो तत्व या दो यौगिक मिल करके नया यौगिक बनाता है, वो संयोजन अभिक्रिया होता है। विघटन कहते हैं कि एक यौगिक दो अलग अलग छोटे छोटे तत्वों में या दो छोटे छोटे यौगिक में टूटते हैं, वो विघटन अभिक्रिया कहलाता है। जिस अभिक्रिया के पश्चात कुछ अवक्षेप बनते हैं वहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि अगर एक यौगिक से किसी पदार्थ, एक यौगिक के अणु से किसी तत्व का दूसरे यौगिक के साथ संयोग कर लेना, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि अगर हम अम्ल और भस्म मिल करके अभिक्रिया करें और लवण बना दे, यानी ना वो ये अम्ल रहे न भस्म रहे, तो उस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl। तो ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बना देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो सोडियम था वो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो Cl है उससे साथ संयोजन कर लिया, तो एक तरफ यह भस्म और अम्ल का अभिक्रिया होकर लवण उदासीन भी बना, दूसरी ओर विस्थापन भी हुआ। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह हमेशा जो है साथ साथ होगी, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया यानी रिएक्शन में जो हिस्सा लेने वाले पदार्थ है, चाहे वह तत्व हो या फिर कोई यौगिक हो, जो भी हिस्सा लेते हैं इसमें अभिक्रिया करने में, जो भी तत्व या यौगिक, उन्हें हम लोग ये अभिकारक के रूप में यानी रिएक्टेंट के रूप में जानते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बाएं साइड में लिखा गया कार्बन और ऑक्सीजन जो है यह अभिकारक हुआ, रिएक्टेंट हुआ, और उसके बाद जो है इधर प्रोडक्ट हुआ, उत्पाद के रूप में जानेंगे। 8वां का जो दाहिने साइड में लिखा गया है CO कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि श्वसन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन जो अभिक्रिया है वह श्वसन अभिक्रिया के पश्चात जो है उष्मा निकलती है
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्वसन जो है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां के बाद सवाल नंबर 10वां है हमारे स्क्रीन पर कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। अम्ल क्या है, प्रबल है, और क्षार क्या है, दुर्बल है। तो इस प्रकार प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जब अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर जो है लवण कैसा बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा, और अम्लीय लवण होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी, कि वह पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 से थोड़ा कम होगा। उसी प्रकार अगर प्रबल भस्म होगा और दुर्बल अम्ल होगा तो उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कैसा रहेगा, वो रहेगा वो रहेगा क्षारीय लवण। जैसे हम लोग का ब्लड है 7.4 जो है हमारे रक्त का पीएच मान है, जो कि क्षारीय लवण के रूप में जाना जाता है। अगर 7 और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल 7 होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 उदासीन विलयन का पीएच मान, और 7 से ज़्यादा जो है वो क्षार का। तो जो प्रबल रहेगा उसी का जो है पीएच मान उसी के बराबर मतलब अंदर में रहेगा। अगर अम्ल प्रबल है तो उस लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। अगर अभिक्रिया में क्षार प्रबल है तो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दोस्तों हम लोग 10 प्रश्नों को पीछे कवर कर चुके हैं और हर एक प्रश्न को हम आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहे हैं। हर एक प्रश्नों का हम आपको बेहतरीन जो है विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल नंबर 11 है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है और दूध में ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दही जमता है, और ये दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब इसी को आप हिंदी में पढ़िएगा तो दही से संबंधित वहाँ प्रश्न क्या आपको मिलेगा, वहाँ मिलेगा कि दही क्या है, तो दही जो है वो पुलिंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि अपच का उपचार करने के लिए, यानी अगर हमारे खाए हुए भोजन जो आमाशय में है वो सही से पाचन नहीं हो पा रहा है, हमारे अपच की स्थिति है, एसिडिटी की स्थिति जब बनती है, तो वहाँ पर फिर जो है मतलब उसको इलाज करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो अगर अपच की स्थिति बन रही है तो उसके उपचार के लिए हम लोग जो है एंटाएसिड इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसिडिटी को नॉर्मल कर देती है, और एंटाएसिड से जो है हमें अपच का इलाज संभव हो पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। यानी मैग्नीशियम का रिबन का दहन की जो क्रिया होगी तो उसमें किस प्रकार का लौह उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर श्वेत चमकदार लौह जो है उत्पन्न होता है। अर्थात 13 का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि मधुमक्खियों के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है। तो मधुमक्खियाँ जब डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड जनरली जो है वो हमारे शरीर में आ जाता है, जिससे वहाँ पर हमें जलन सी महसूस होती है। तो वो चूँकि एसिड होता है इसलिए उसके उपचार में हमें बेस यानी क्षार का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। क्षार के रूप में हम लोग हमारे घरों में जो किचन में बेकिंग सोडा होता है, खाने का जो सोडा होता है, उसे अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर हमें वो उस जलन से हमें रिलैक्स मिलेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर। सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होना यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो क्या है, वो नॉन मेटल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वह ग्रेफाइट है, जो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत का सुचालक है। और उसके इसी में ऑप्शन में हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बन के अपरूप के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। हालांकि कार्बन का एक तीसरा भी अपरूप है जिसको बकमिस्टर फुलेरीन कहा जाता है।
हीरा से संबंधित और भी विश्लेषण जानिए। हीरा सबसे कठोर हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ है, और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक है, 2 पॉइंट कुछ अपवर्तनांक है हीरे का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो जब आप इस अभिक्रिया को जब आप इसका उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने दैनिक जीवन में इससे परिचित होंगे कि जब आप चूने से भरे नाद में पानी डालते हैं या फिर पानी में चूना डालते हैं तो देखते होइएगा कि वो तैरने लगता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि कैल्शियम धातु है कि जब उसे जल में डाला जाता है तो जल में डालने से वो तैरने लगता है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 17वां के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट जो ये ग्रंथि है वो कौन सी है। तो यहाँ पर सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी होगा कि यकृत, यानी हमारा जो लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है वह सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। सवाल नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारे भोजन के लार में हमारे मुख के लार में पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम जो है वो हमारे मुख के लार में पाया जाता है। हम लोग जो भोजन करते हैं, चबाते हैं, तो वह प्रश्न आया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जिसकी स्थापना लंदन में हुई, उसके पश्चात जो है वो वहाँ से व्यापार के लिए भारत आना शुरू हुआ, और उसमें जो पहले गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ कार्य किए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर सी पहले नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे स्क्रीन पर कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी यूरोपीय कंट्री है उसमें से भारत में जो सबसे पहले आए हैं वह पुर्तगाली आए हैं, और पुर्तगाल जो है जहाँ के सबसे पहले तो वैसे कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन चूंकि वो रास्ता भटक गए, रास्ता भटकने के कारण जो है वो भारत ना पहुंच करके अमेरिका का खोज किए 1492 ईस्वी में। लेकिन जो है वास्को डी गामा सही रास्ता पकड़ करके भारत पहुंचे थे, और 1498 में, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के, भारत कब पहुंचे 1498 ईस्वी में, और कहाँ पहुंचे थे तो केरल के, अभी जो वर्तमान हमारा केरल राज्य है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। उस वक्त जो है कालीकट के राजा था जेमोरिन, क्या थे राजा, जेमोरिन राजा थे। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया था, और यहाँ से जो है उन्हें गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में, इनाम में बहुत सारे मसाला लेकर के गए थे, और उसमें से जो है जब उसे यूरोपीय बाज़ारों में बेचा गया था तो वो 60 गुना मुनाफा कमाए थे, और इस प्रकार जो है यूरोपीय देशों का भारत में आने का सिलसिला शुरू हुआ था। चूँकि एक बड़े पैमाने पर जो है मुनाफा कमा रहे थे लोग। तो यहाँ सबसे पहले आने वाले कौन है 1498 में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो अक्सर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा या भारत की खोज कब की गई, तो 1498 कह सकते हैं। हालांकि भारत का इतिहास इससे बहुत प्राचीन रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3 है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रची गई है। आईने अकबरी, आईन कहते हैं कानून को, संविधान को। आईने अकबरी का अर्थ हुआ कि अकबर का कानून या अकबर का संविधान। तो अकबर के कानून या संविधान जो रचे थे उनके दरबार में अबू फजल, किनके द्वारा, अबू फजल के द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 4 है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी।
तो मुगल काल से पहले यहाँ दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के शासक थे, हरा करके बाबर ने यहाँ मुगल वंश की स्थापना की। उन्होंने जब शासन व्यवस्था की स्थापना की और अपना जो राजकीय भाषा यानी राजकाज की भाषा जो अपनाया था वो फारसी को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्दू हिंदी को नहीं बल्कि किसे फारसी को अपनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, यानी हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं। तो हुमायूंनामा की पुस्तक के जो लेखक हैं वह है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम हैं। 5वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में यह जो विश्वविद्यालय अधिनियम है यह 1904 में लॉर्ड कर्जन महोदय के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन महोदय इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि लॉर्ड कर्जन महोदय ने ही अगले साल 1904 के बाद 1905 में प्रशासनिक दिक्कत का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल के रूप में और एक पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो ये भी एक प्रश्न अगर आपको बने तो उसे जरूर कीजिएगा कि बंगाल विभाजन किसने किया। तो लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। और बंगाल विभाजन के पश्चात अपने पूरे भारतवर्ष में जो है स्वदेशी आंदोलन छिड़ा था। उसके बाद है लॉर्ड लिटन महोदय का ऑप्शन में नाम है। लॉर्ड लिटन महोदय जो है यह जाने जाते हैं कि इन्होंने ही प्रेस सेंसरशिप लगाया था और इन्होंने ही जो है ये आर्म्स एक्ट पारित किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट इन्होंने पारित किया था तथा इन्होंने ही सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र को घटा करके 21 वर्ष की जगह 19 वर्ष कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 7वां है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। जी हाँ, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जो जाने जाते हैं व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी वह है एलन एक्टोवियन ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एलन एक्टोवियन ह्यूम या एओ ह्यूम कहिए, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। और ये पहले यही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम का ही नाम आता है। मुंबई में सबसे पहली बैठक जो है मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और उसमें जो है 78 प्रतिनिधि शामिल थे, 72 लोग। और वो ये पहली अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते। एक, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इन्हें जाना जाता है। दूसरा, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8वां है हमारे स्क्रीन पर कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल से कार्यकाल में उभरा था। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इल्बर्ट बिल है क्या। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि यह पहला ऐसा बिल था जिसके पश्चात भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध जो है किसी भी केस की सुनवाई करेंगे। यानी न्यायपालिका में भारतीय जज उससे पहले नहीं कर सकते थे। भारतीय जज को केवल इतना अधिकार था कि वो भारतीयों के खिलाफ केस की सुनवाई करेंगे और फिर अगर मुकदमा पेचीदा है तो वहाँ पर जो है उन भारतीयों के खिलाफ अंग्रेज जज ही सुनवाई करते थे और सज़ा देते थे। अर्थात ये पहला ऐसा मौका था कि जब ये भारतीय जजों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध केस की सुनवाई करना का मौका मिला था। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा कि लॉर्ड रिपन महोदय जो है 1884 ईस्वी में ये इस्तीफा दे दिए थे। कौन? लॉर्ड रिपन महोदय। उसके बाद जो है लॉर्ड डफरिन को शासन मिला था और लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड रिपन महोदय को जो है उद्धारक के रूप में माना जाता है क्योंकि इन्होंने स्थानीय शासन की बात करी थी। इन्हीं के शासनकाल में कारखाना अधिनियम आया था और इनके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो बहुत सारे ये को लेकर के जो है लॉर्ड रिपन महोदय को भारतीय का उद्धारक के रूप में जाना जाता है। और 1884 में इन्होंने
इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात जो है इस्तीफा दिया, और उसके बाद लॉर्ड डफरिन महोदय, इनके बाद रिपन के बाद कौन बने थे, लॉर्ड डफरिन महोदय, और उन्हीं के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट या पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद या रफ़ी अहमद किदवई का नाम नहीं आता है। सही M.A. अंसारी भी नहीं है, सही उत्तर के रूप में जाने जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में ये मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऐसे देखा जाए तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये पूरे अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी है। दूसरे अध्यक्ष के रूप में जो है दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, जिन्होंने 1886 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और तीसरे अध्यक्ष के रूप में जो है बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहिए या तीसरे अध्यक्ष कहिए, इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में किया है। 85 के बाद 86 में बंगाल में यानी कलकत्ता में, और 87 में मद्रास में। फिर चौथा जो है अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किए थे जॉर्ज यूले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के जो संस्थापक हैं वो है द्वारकनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 10वें नंबर प्रश्न का। दोस्तों 10 प्रश्नों को हम अब तक कवर किए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये 10 प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है हमारे स्क्रीन पर कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जी, ये बहुत ही फेमस कथन है और हम सभी जानते हैं। यहाँ इस प्रकार के अगर प्रश्न बनते हैं तो हमें 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का, जिन्हें नेताजी के रूप में जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की ये स्थापना किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे इन्होंने ही दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल के रूप में किनका नाम आता है? तब भारत जब स्वतंत्र हुआ 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुई। उसके बाद 1947 में जब भारत 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट में बंट गया, सर जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में लाइन खींच दी गई, जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन? रेडक्लिफ लाइन। उसके पश्चात ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यहाँ शासन चली। तो ये उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, और गवर्नर जनरल या महाराज्यपाल के रूप में जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन महोदय कार्य कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इनके पश्चात जो है कुछ दिनों के लिए सी राजगोपालचारी जी प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर जनरल हुए हैं। फिर जब अपना संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान पूरी तरह लागू हो गया, तब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, और हमारे देश में गवर्नर जनरल जैसे जो पद है वो समाप्त कर दिए गए, और उसकी जगह पर जो राष्ट्रपति महोदय जो है उस पद को सुशोभित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर हो काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित जो है वो मुख्य रूप से 2 नाम आते हैं। एक है राम प्रसाद बिस्मिल जी और दूसरा है अशफाकुल्ला खान साहब का। तो ये दोनों प्रमुख नाम है जो काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 1925 में हुई उसमें जाने जाते हैं, और इन्हें जो है फिर ये 19 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम आता है। 13वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? फादर ऑफ द नेशन या नेशन फादर के रूप में जो इनको ये दिया गया था या किन्होंने दिया था? तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता के रूप में जो महात्मा गांधी को कहा गया वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी। हालांकि वैचारिक मतभेद रहा है महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस जी का। 1934 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो है ये महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो है महात्मा गांधी जी की तरफ से
कौन थे? तो महात्मा गांधी जी की तरफ से जो है अलग ये थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, और फिर सुभाष चंद्र बोस जो है वो अलग ये कंटेस्ट कर रहे थे। तो इस कारण वैचारिक मतभेद होते हुए भी महात्मा गांधी को जो है इन्होंने राष्ट्रपिता कहा, और ये राष्ट्रपिता तब कहा जब इन्होंने 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन की गांधी जी अध्यक्षता की है उसमें इन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय पिता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, जो कि अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? जी हाँ, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछा जा रहा है। यानी जब आप इस प्रकार का भारत का मैप अपना देखते हैं तो जो अब हमारा केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य का सबसे अंतिम छोर है, दक्षिणी बिंदु, वो हमारा दक्षिणी सीमा है मुख्य बिंदु से। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके नीचे जो है हमारा ये मुख्य सीमा। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाकर के मिलेगा। लेकिन चूंकि मुख्य भूमि यानी स्थल से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चूँकि हम पूरा हमारा देश जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो भी उत्तरी अक्षांश में ही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है ये। और अगर दक्षिणतम पूछा जाएगा तो वो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का मैप अगर देखिएगा तो भारत जो है इसमें अक्षांशीय रूप से जो है यह अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार देशांतरीय रूप से भारत जो है यह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो यहाँ गुजरात से शुरू कीजिए इधर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की जो ये है देशांतरीय विस्तार है, ये लगभग 30 डिग्री तक का देशांतरीय विस्तार है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट, और 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो और हर एक देशांतर पर 4 मिनट के समय का अंतराल होता है। इस प्रकार जो है अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतराल बन जाता है। तो इस 2 घंटे के अंतराल को समय को एक रखने के लिए, पूरे भारत में एक मानक समय रखने के लिए भारत ने जो है अपना मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरता है। यानी 16वां का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यह मानक समय ग्रीनविच से चूँकि पूरब में स्थित है इसलिए 5.5 घंटा आगे है। कितना है भारत का समय? ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। अगर अभी हमारे यहाँ 5 बज रहा है या 5:30 हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि इंग्लैंड में उस वक्त 12 बज रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा समय उससे 5.5 घंटा आगे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 17 है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई हमारी कितनी है? तो ये उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है, सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में तो आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो है ये 3214 किलोमीटर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? जी, भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे भी विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में 6 बड़े देश जो हैं, रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सभी भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। उसमें भारत की स्थिति 7वें नंबर पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा यानी समुंदर से किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक मिलती है? तो भारत का जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, जो उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। और कौन सा समुद्र है वहाँ पर? तो वहाँ पर है अरबियन सागर, यानी अरब सागर से इसकी तटरेखा मिलती है जो सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। और अगर भारत की स्थलीय सीमा किस देश से सबसे लंबी सटती है तो वो देश है बांग्लादेश, जिससे हमारी स्थलीय सीमा सबसे लंबी सटती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत में वह कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
मित्र पर गमछा झाड़, किस पर? मित्र पर गमछा झाड़। ये इससे हम लोग याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। अब 8 कुल राज्यों से होकर के जो है ये गुजरती है। दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर किया है और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।